अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम पढ़ेंगे वो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी, जो कि वॉल्टर सेटॉन ने दी थी। तो मैं हूं तरा सलीम और मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। वीडियो के दौरान आपको कोई भी चीज़ नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तमाम चीज़ें हमारी वेबसाइट vtutions.com पर अवेलेबल हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट गो देयर एंड साइन अप, और अपने हिसाब से आप तमाम लेक्चर्स फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो लेक्चर की तरफ हम चलते हैं, और आज हम चैप्टर 6 क्रोमोसोम्स एंड डीएनए, और उसमें हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 है, जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। अब सबसे पहले तो ये कि आप कोशिश करेंगे ये चीज़ तो आप खुद से रीड कर लें कि क्रोमोसोम के कैरियर ऑफ जीन्स, यानी ये कि क्रोमोसोम्स के बारे में देखा गया था कि जीन्स, पहले स्टार्ट में जीन्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, बस ये था कि एक फैक्टर है, मेंडल ने कहा था। और वो फैक्टर जो होता है ट्रांसमिट होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो ये बात थी कि हाँ, ये फैक्टर जो लाजमी क्रोमोसोम में मौजूद होगा। तो इस तरीके से अब उसके बाद क्या है कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी पेश की गई थी। स्टार्ट में तो फैक्टर्स वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं था, तो काफ़ी ये बात आपको पता होगी, अक्सर साइंटिस्ट होते हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस लेटर कंसिडर की जाती है। तो यहाँ पर भी यही था कॉन्सेप्ट के, जो मेंडल के कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे, मेंडल की थ्योरीज थी, वो बाद में जब ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी पेश की गई, तो बाद में उनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह उसको अंडरस्टैंडिंग में लिया गया कि हाँ, ये सही कह रहे थे। अब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी है ये सबसे पहले इसके बारे में कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो व्हीकल होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करवा रहे होते हैं। तो ये कार्ल कॉरेन ने सजेस्ट किया था, और दूसरा ये कि वॉल्टर सेटॉन ने सबसे पहले क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी पेश की, जिसके 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि स्पर्म और ओवम फ्यूज होके यानी फर्टिलाइज होके एक ज़ाइगोट बनाता है। अब रिप्रोडक्शन में क्या है कि स्पर्म और ओवम दोनों इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन करते हैं। यानी ये कि अगर सपोज किसी के पास, जो आपने देखा होगा, जो मैंने पिछले चैप्टर्स में भी आपको ये बात बताई थी, एक्स वाई वाला कॉन्सेप्ट, के डायबिटीज मेलाइटस या फिर ये कि हीमोफीलिया के केस में ये एक्स एच है और एक्स ये वाई है। इसी तरह फीमेल में एक्स एच, और अगर कैरियर फीमेल है तो एक्स स्मॉल एच आ जाता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पर जब रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें स्पर्म है और ओवम है। स्पर्म और ओवम में, यानी ये एक स्पर्म में जाएगा एक्स और वाई दूसरे स्पर्म में जाएगा। तो इस तरीके से दोनों में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इक्वल होती है, यानी लाजमी सी बात है, एक जो एलील है वो पेरेंट्स फादर से आएगा और एक मदर से आएगा। ऐसे नहीं है कि हाफ, एक 75% आ रहा है, 25%। तो ये बात जो है, अब लाज़मी सी बात है, अगर मेंडल का कॉन्सेप्ट सही है तो ये कि स्पर्म जो होता है उसका साइज़ छोटा होता है, तो लाज़मी उसमें साइटोप्लाज़्म कम होता है एज़ कम्पेयर टू ओवम। सो अब क्योंकि दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो उनके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट यानी सेपरेट होते हैं मियोसिस में, जो कि आपको पता होगा कि क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और ये मेंडल ने भी पेश बताया था। तीसरा पॉइंट है कि गैमीट्स पोजेस सिंगल होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम वन पेयर एंड डिप्लॉयड हैव टू कॉपीज। मतलब ये कि आप इसी को देखें, तो यहाँ पर अगर इसके गैमीट्स मैं बनाऊं, तो इसके गैमीट्स बनेंगे एक्स एच, और दूसरा जो गैमीट बनेगा वो है वाई। इसी तरह इसके गैमीट्स जो बनेंगे वो है एक्स एच और एक्स स्मॉल एच। जब फर्टिलाइजेशन होगी तो पहले ये इससे फ्यूज होगा, फिर ये इससे फ्यूज हो गया, तो क्या बन सकता है, एक्स एच एक्स कैपिटल एच, और इसी तरह सो ऑन ये जाता रहेगा। यानी अब ये क्या जो कह रहा है कि सिंगल होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी एक कॉपी होगी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, एक कॉपी होगी, ये रही, लेकिन डिप्लॉयड में दो कॉपीज होंगी। चौथा पॉइंट है कि डियोनिक meiosis each pair of homologous chromosomes orient on the metaphase plate in independent of any other pair। ये बात जो है ये असल में मेंडल का एक लॉ है, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये उस पर है कि अगर, यानी हम बात कर रहे हैं, हमेशा की बात करते हैं कि भाई जो क्रोमोसोम्स के जो फैक्टर्स हैं या जो चीज़ें ट्रांसमिट हो रही हैं, एलील्स वगैरह, तो हम एक ही चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, हीमोफीलिया। तो अगर सपोज के उसके साथ-साथ कोई और भी कंडीशन है, प्लांट के हिसाब से ही चलते हैं, प्लांट से कॉन्सेप्ट ज़्यादा सही क्लियर होता है। सपोज कर लें कि एक प्लांट है, उसके अंदर इस तरीके से टॉल
और राउंड का कैरेक्टर मौजूद है इस तरह। और ये जो है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर है। दूसरा जो प्लांट है उसमें इस तरीके से कंडीशन है। तो अब इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली ऐसा नहीं हो सकता कि इसका इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा, इस हिसाब से कि अगर इनके गैमीट्स बनेंगे तो एक गैमीट में कैपिटल टी आएगा, एक में कैपिटल आर आएगा। इसी तरह एक गैमीट में कैपिटल टी, कैपिटल आर, इसी तरह स्मॉल टी, स्मॉल आर, और स्मॉल टी और स्मॉल आर। इसी तरह इसमें भी यही होगा। अब यहाँ पर देखें कि इस पेयर का इसके साथ ऐसा नहीं है, अगर ये पेयर आ रहा है तो ये वाला पेयर रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, यानी एक पेयर दूसरे से इंडिपेंडेंट होके भी अलग हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये मेंडल ने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में किया था, जो आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही था। ये एक बेसिक्स, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी थी। बाद में ये फिर के क्रोमोसोम्स किस तरीके से मजीद उनकी स्टडी हुई थी कि वाकई में क्या जीन इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है। तो वो सारे उसके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स थे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पर मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सजेशन देनी हो तो आप वो भी व्हाट्सएप कम्युनिटी पर दे सकते हैं, और लेक्चर प्रेजेंटेशंस डाउनलोड करने के लिए हमारी वेबसाइट vtutions.com विजिट कर सकते हैं। सो आपका देखने का बहुत शुक्रिया। फिल वक्त के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।